बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। चौधरी वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते आए हैं, इक्तदार की खातिर। वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से बनाकर रखते हैं, ताकतवर हलकों के साथ बनाकर रखते हैं, और उसकी वजह यह है कि वो इक्तदार में रहना चाहते हैं। जरा आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें पीछे से उठाकर अब तक। सिर्फ PMLN का एक ऐसा दौर था जिसमें वो इक्तदार का हिस्सा नहीं थे, और उस दौर में भी उन्होंने क्या कुछ किया वो मैं आपको सारा कुछ बता देता हूं। और चौधरी बिरादरान के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, और वो इमरान खान पे दबाव डालते रहे हमेशा कि नैब में हमारे केसेस खत्म करवाए जाएं, जबकि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि भाई नैब केसेस का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, नैब को मैं कंट्रोल नहीं करता, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, मेरे अपने बंदों पे केसेस चल रहे हैं, मैं उनको नहीं रोक पा रहा, तो आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं, तो मैं नैब को नहीं रोक पाता। और ये बाकायदा गिला था चौधरी बिरादरान का, इसका मैं खुद एविडेंस हूं। यानी मेरे पास ये बराह रास्त इंफॉर्मेशन है कि जब चौधरी खानदान के ऊपर नैब के केसेस बने, जब इनको बुलवाया गया तो उस वक्त इन्होंने डायरेक्टली इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया, और तब ये बार बार हर एक को बुलाकर इवन सहाफियों को भी कहते थे कि ये इमरान खान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा इसमें लेना देना ही कुछ नहीं है, आप मेरे इत्तेहादी हैं, आपके साथ मिलकर मैं इक्तदार चला रहा हूं। अब ये उन चीजों का बदला नहीं ले रहे। तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि हमारी बड़ी बेइज्जती की गई है, हमें इज्जत नहीं मिली पिछले 3.5 साल में। भाई अगर गैरत जागनी थी तो जब इक्तदार में थे उस वक्त जाग जाती। आज से चंद महीने पहले जब मोहन सलाई साहब जो हैं, हालांकि मोहन सलाई बड़े शानदार इंसान है, मैंने उनको खुद अपने हलके के अंदर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग एजेंट के तौर पे काम करते हुए देखा है। अगर मैं बाकी सारे पॉलिटिशियंस के बच्चों का मोहन सलाई के साथ मवाजना करूं तो वो उनसे बेहतर है। ये मैं आपको बता रहा हूं, तमाम खराबियों के बावजूद आपको मैं बता रहा हूं कि वो इन सब में बेहतर है। मोहन सलाई इवन बिलावल भुट्टो से बेहतर है, उसमें बिल्कुल मोहन सलाई में अकड़ नहीं है, बिल्कुल इस तरह की हरकत नहीं है। वो अपने एक कारकुन के इलेक्शन के अंदर पोलिंग एजेंट के तौर पे मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ उनको काम करते हुए गुजरात में। और यानी अगर मैं शरीफ खानदान के बच्चों को देखूं, अगर भुट्टो खानदान के बच्चों को देखूं, और फिर चौधरी के इस बच्चे को देखूं मोहन सलाई को, तो बहुत फर्क है, ये उनसे तो बहुत बेहतर है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मोहन सलाई साहब को जब थोड़ा अरसा पहले बनाया गया वजीर, उस वक्त गैरत क्यों नहीं जागी मुस्लिम लीग काफ की कि हमारी बेइज्जती हो रही है, लिहाजा अब हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, दे दे इस्तीफा। यही बात फहमीदा मिर्जा साहिबा ने पूछी है। एक इंटरव्यू दे रही थी फहमीदा मिर्जा साहिबा, उनको जब बार बार उकसाया गया, उनसे पूछा गया कि हुकूमत के साथ जो इत्तेहादियों के मसाइल हैं इनके ऊपर आप बात करें, तो उन्होंने कहा जो मसाइल हैं ये 2 महीने 4 महीने पहले क्यों नहीं थे, ये अब क्यों आ गए हैं, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और मैंने आपसे कहा था कि GDA पूरी ताकत के साथ खड़ी है इमरान खान के साथ, तो फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कहा जी हम आपके साथ खड़े होंगे इमरान खान को, और बहुत मुमकिन है वो कल को इमरान खान साहब को ज्वाइन भी कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन फहमीदा मिर्जा साहिबा का ये स्टेटमेंट जो है वो सबके मुंह के ऊपर एक जन्नाटेदार तमाचा है। कभी अगर तुम लोगों को गैरत जाग रही है, तुम लोगों के कोई मसाइल थे, तुम लोगों को लगता है तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले छोड़ देते इमरान खान को। यानी तुम इंतजार कर रहे थे कि कब ये आदमी मुसीबत में फंसेगा तो हम इसको धोखा देंगे, कब ये आदमी मुसीबत में फंसेगा, जब ये एज पे होगा तो इसको हम धक्का देंगे। ये तो गद्दारी है, ये तो धोखा है, और ये धोखा दे रहे हैं, ये तो धोखा दे रहे हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है इक़्तिदार की खातिर यह भी कहा गया था कि हम परवेज मुशर्रफ को 10 दफा वर्दी में सदर मुंतखब करवाएंगे, लेकिन आज उसी परवेज मुशर्रफ का पता लेने के लिए भी कोई नहीं जाता, उसका नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसने इस जमात को बनाया था, जिसने इस जमात को यहां तक पहुंचाया था, इतनी सीटें दिलवाई थी। तो अब परवेज अली साहब खुलकर सामने आ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बहर बुखारी साहबा को, बहर बुखारी साहबा ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया उनका, और परवेज अली साहब ने उस इंटरव्यू में अपने मुंह से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो वजीर आला बनना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर हमें वजीर आला पंजाब बनाए तो हम बाकी इत्तेहादियों के मसाइल भी हल कर देंगे। यानी कैसी पॉलिटिक्स है ये कि आप चंद सीटें जीतने के बाद, टोटल आपकी 4 सीटें हैं, फिर आपके पास मखसूस नशिस्त है, फिर उसके अलावा आपके पास पंजाब में भी कुछ नहीं है, और आपके पास वो सीटें हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट एडजस्टमेंट की है, एक भी सीट आप खुद जीत कर नहीं आए, और वहां पे आपको स्पीकर जैसा अहम ओहदा मिला, और आपका तकरीबन हर बंदा वजीर है पंजाब में, वफाक में 2 बड़ी वजारतें आपके पास है। इसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपको वजीर आला पंजाब बनाया जाए। वैसे ब्लैकमेलिंग की भी इंतहा होती है। मैं एक बात तो आपको यकीन के साथ कह देता हूं कि अगर इमरान खान साहब ने परवेज अली को वजीर आला पंजाब ना बनाया तो वो नहीं बनेंगे, यानी PMLN भी ये नहीं मानेगी। परवेज अली साहब ने अपने इंटरव्यू में यह जरूर कहा कि 2 अपोजिशन की जमातों ने परवेज अली साहब को यह कहा है कि आप वजीर आला पंजाब बन जाएं, लेकिन उन्होंने उन जमातों के नाम नहीं लिए, और यह कहा कि आसफ अली जरदारी जामिन है। चले, एक तो होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि वजारत आला दे दें परवेज अली को। पीपल्स पार्टी को फायदा इसलिए है कि पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं परवेज अली से,
और पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को कमजोर करना चाहती है। तो नून लीग कमजोर इसी तरह होगी। कैसे होगी? इसी तरह नून लीग पंजाब में कमजोर होगी कि परवेज लाई को इख्तियार मिल जाए, पीपल्स पार्टी के लिए रूम बनाया जाए और नून लीग जो है उसको साथ मिला के फिर कमजोर किया जाए। वो तो कमजोर होगी और नून लीग के लोग जो है वो खाइफ हो जाएंगे और वो बिगड़ भी रहे हैं अभी से। तो पीएमएलएन एक तो जमात हो गई पीपल्स पार्टी जिसने ऑफर किया, दूसरी जमात है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। इन दो लोगों ने ऑफर किया। इन दो लोगों के पास मिला के 10 सीटें नहीं होंगी पंजाब में एमपीएस की, और वजीर आला बनने के लिए पौने 200 से ज्यादा सीटें चाहिए। 10 सीटें इनके पास नहीं है, 10 परवेज लाई के पास नहीं है। मिला के इन तीनों जमातों की 20 सीटें नहीं बनती मिला के, यानी 10% भी नहीं है इनके पास। और इख्तियार किससे मांग रहे हैं? पीएमएलएन से और पीटीआई से कि वजारत आला पंजाब हमें दे दें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को चाहिए कि वजारत आला पंजाब किसी भी सूरत में परवेज लाई को ना दें, हालांकि वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उसूल भी कुछ चीज होती है। यानी ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप ब्लैकमेल करें और ब्लैकमेल करके आप वजारत आला ले लें और फिर लालच ये दे रहे हैं कि हम सारे इत्तेहादियों को भी मना लेंगे, हम आपके मामलात भी ठीक कर देंगे, हम आपके नंबर भी पूरे कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ब्लैकमेलिंग। और ये क्या है कि हमें उन्होंने ऑफर किया, हुकूमत ने हमें ऑफर नहीं किया, और इमरान खान बहुत नातजुर्बाकार हैं। अगर तो वो नातजुर्बाकार हैं तो मेरे ख्याल में नातजुर्बाकार होना ही बेहतर है, बजाय इसके कि आप इमरान खान का इस वक्त साथ देते गैर मशरूत तौर पे और बाद में आप बात करते वजारत आला की। आपने इस मौके से फायदा उठाया, आपने इस मौके के ऊपर ब्लैकमेलिंग की, और अब आप ये तवक्को कर रहे हैं कि जो आपको ऑफर चंद जमातों वाली पीपल्स पार्टी ने और बगैर किसी जमात के फजल रहमान साहब ने पंजाब में कर दी है, वो ऑफर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग कर दे। ना ये ऑफर नून लीग करने वाली, और ना मैं आपको वैसे फ्रैंकली आपको ये बताऊं कि इस वक्त अगर जहांगीर तरीन ग्रुप हमजा शहबाज के साथ पूरी तरह जोर से हाथ मिला लेता है तो याद रखिएगा गया कि हमजा शहबाज जो है वो पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास 20-25 बंदे हैं। और अगर हमजा शहबाज हाथ मिला लेते हैं तो हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन ग्रुप वो मिलकर पंजाब में नून लीग का वजीर आला ले आएंगे। और परवेज लाई के पास फिर क्या होगा? सवाए इसके और कुछ नहीं होगा कि वहां जाके वो नून लीग के साथ मिलकर स्पीकर पंजाब असेंबली के ओहदे पर बैठे, और उस वक्त भी अगर नून लीग चाहेगी तो परवेज लाई को इख्तियार नहीं लेने देगी। मैं आपको बताता हूं नून लीग के दिमाग में क्या चल रहा है। नून लीग के दिमाग में यह चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के लोगों के जरिए से कुछ ना कुछ करके तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाए। फजलुर रहमान साहब के दिमाग में भी अब तकरीबन यही बात चल रही है। यह बात पीपल्स पार्टी के दिमाग में नहीं है। पीपल्स पार्टी काफ लीग को अंदर रखना चाहती है। नून लीग चाहती है काफ लीग ने आना है तो गैर मशरूत तौर पर आए और हमारे साथ मिलकर खड़ी हो जाए। उनको हम कोई ओहदा नहीं देने वाले वजीर आला पंजाब का। हां, जो ऑफर हुई है वो ये हुई है कि गवर्नर आपको दे देते हैं, ये ऑफर हुई है कि स्पीकर की सीट आपके पास है, आप उसके ऊपर रहें। लेकिन वो नून लीग से भी मांगते हैं वजारत आला पंजाब और पीटीआई से भी मांगते हैं। अगर हुकूमत चली भी जाती है ना इमरान खान साहब की पंजाब में तो जाने दें, परवेज लाई साहब को वजारत आला ऑफर ना करें, वरना ये ब्लैकमेलिंग उनको पंजाब में बुरी तरह गैर मकबूल कर देगी। यानी जो भी परवेज लाई हो सकता है कि वजीर आला बहुत बेहतर साबित हो, काम बहुत अच्छा करें, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि जो जमात भी पीएमएलएन या पीटीआई में से परवेज लाई साहब को वजीर आला बनाएगी वो अपने पांव पे ऐसा कुल्हाड़ा मारेगी कि कम से कम 20-25 सीटें नीचे चली जाएगी, क्योंकि काफ लीग इस तरह का शहद का एक जाल बिछाएगी कि उसके अंदर वो बहुत सारे बंदे तोड़ के ले जाएगी, ना सिर्फ नून लीग के बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, और वो अपने हुजम में इजाफा करेगी। लिहाजा इस बात से इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में वो इसलिए बच रहे हैं। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि एक ही ऑप्शन हो सकता है कि काफ लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाए और परवेज लाई पंजाब के वजीर आला बन जाए। इस तरह परवेज लाई अगर अच्छा काम करेंगे तो अगली मरतबा फिर 5 साल के लिए पंजाब के वजीर आला बन सकते हैं। और इमरान खान साहब ने यह ऑफर दी। उन्होंने कहा 2 पार्टियों को, एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कि आप जम हो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और दूसरा कहा मुस्लिम लीग काफ को कि आप जम हो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। फिर वो वजीर आला पंजाब का ओहदा दे सकते थे, लेकिन उससे इनकार कर दिया चौधरी परवेज लाई साहब ने। अब परवेज लाई साहब ये कह रहे हैं कि 100% इमरान खान साहब का बेड़ा गर्क हो गया, 100% इमरान खान साहब के नंबर कम हो गए, 100% उनसे जो है वो नाराज हो गए हैं इत्तेहादी, और बहुत सारी बुराइयां जो माजी में इन्होंने कभी नहीं की वो सारी बुराइयां आज परवेज लाई साहब कर रहे हैं, और इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। जो परवेज लाई साहब के अपने वोटर्स हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनके हल्के के लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि परवेज लाई साहब ये ज्यादती ना करें, हमने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, आपको मर्दों की तरह खड़े होकर इमरान खान साहब का बुरे वक्त में साथ देना चाहिए। लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर रहे, वो इसको एक मौके के तौर पर ले रहे हैं और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। एमक्यूएम के मसाइल अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामला इसलिए तय नहीं हो सकते कि सिंध के अंदर उनमें बड़े शदीद इख्तिलाफात हैं, क्योंकि सिंध में इतना पैसा जनरेट होता है, हर कोई उसमें से हिस्सा लेना चाहता है, और एमक्यूएम एक बड़ा हिस्सा मांगती है।
اور ان کو عادت بھی پڑی ہوئی ہے ماضی میں. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا غبارہ ہے جس میں ہوا بھرنی پڑتی ہے اور یہ ہوا جو ہے وہ پیسوں سے بھرتی ہے. تو پھر ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان معاملہ طے ہونا ذرا مشکل ہے. تو یہ کاف لیگ کی اور پرویز علی صاحب کی سیاست ہے, اور اگر ان کو وزارت اعلیٰ نہ ملی تو یاد رکھیے گا ان کی سیاست دن بدن نیچے جائے گی, اور اگلی مرتبہ عمران خان صاحب ان کو اپنا اتحادی نہیں رکھیں گے اگر انہوں نے اپوزیشن کو جوائن کر لیا. اور ادھر مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی, اور نہ وہ ان کو وزارت اعلیٰ دینے کے حق میں ہے. تو چودھری برادران ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے لوزر ہو جائیں گے, اور یہی فرسٹریشن ان کو ڈرائنگ روم سے نکال کر ٹی وی چینل کی سکرین تک لے آئی ہے, اور اب وہ اس فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کیا ہے, اور وہاں بڑے سخت الفاظ انہوں نے بولے. اوورسیز یعنی آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں, ہم بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں, تو اوورسیز پاکستانی یہ کہتے ہیں آپ گلف ممالک میں جائیں, سعودی عرب میں جائیں, یو اے میں جائیں, باقی ملکوں میں جائیں, وہاں پہ آپ کو ٹیکسی ڈرائیور ملیں گے, کام کرنے والے ورکر ملیں گے. آپ کسی سے بھی پوچھیں, ابھی ٹیلی فون اٹھائیں, کسی کو فون کریں, پوچھیں کہ عمران خان کے آنے کے بعد کیا فرق پڑا, تو وہ آپ کہیں گے کہ یہاں کے لوگ اب ہمیں انسان سمجھتے ہیں. ہمارے سابق حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی عزت نہیں ملتی تھی, ہم لوارسوں کی طرح یہاں پڑے ہوئے تھے, لیکن اب ہمیں لوارث نہیں سمجھا جاتا. ان کو پتا چلا ہے کہ ان کے پیچھے ان کا ایک وارث ہے جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے لوگوں کو جیلوں سے نکالا, وہ جب بات کرتا ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں ضرور بات کرتا ہے, اور اب ہمیں سفارت خانے بھی رسپونڈ کرتے ہیں. ہماری عزت بحال ہوئی ہے, اور عرب اب ہمیں کسی اور طرح دیکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پازیٹو چیز ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ عمران خان صاحب کا جڑے رہنا. باقی جو ویسٹ میں رہتے ہیں وہ تو ویسے ہی عمران خان صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں, اور اسی لیے اب عمران خان صاحب کو کوشش کر رہے ہیں ساری اپوزیشن مل کر کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ نہ پڑیں, اور اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ نہ ہو سکے اگلے عام انتخابات میں. پھر عمران خان صاحب نے بڑی تنقید کی نواز شریف صاحب کے بارے میں, کہا کہ جنرل جلانی کی چھتوں پر سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ بن گئے. فضل الرحمان 30 سال سے دین بیچ رہا ہے. فضل الرحمان کے نام ڈیزل ہم نے نہیں رکھا, بلکہ ایک نون لیگ کے رنگ باز نے رکھا ہے. ویسے پہلی دفعہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا, اور انہوں نے ڈیزل کہا کیونکہ یہ ڈیزل کے پرمٹ پہ نام پہ پیسے بناتا تھا. پیپلز پارٹی, نون لیگ اور فضل الرحمان ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. اب یہ اکٹھے ہو کر میرے خلاف جمع ہو گئے ہیں اور کہتے تھے کہ ملک بچانا ہے, یعنی اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ڈرونز پہ انہوں نے دوبارہ بات کی, اور ہمارے بے گناہ لوگ مارے گئے اس پہ بات کی کہ اس پہ کوئی حکمران سابق بولتے نہیں تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کا, برطانیہ کا اور بھارت کا مخالف نہیں ہوں, میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں, بلکہ میں ان پالیسیوں کے خلاف ہوں جو میرے ملک کے خلاف بنتی ہیں. ڈان لیگز میں نون لیگ نے بھارت کو پیغام دیا کہ ہماری فوج غلط ہے اور نواز شریف آپ کے ساتھ ہے. مودی نواز شریف کی تعریف کرتا تھا, اور اس وقت کے آرمی چیف کو برا بھلا یا دہشت گردوں کا سربراہ کہتا تھا. جنرل راحیل شریف کی بات کر رہے ہیں. اگر آج ایسا ہو تو یہ میرے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے اور میرے آرمی چیف کو برا بھلا کہے. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا اثاثہ ہے, میری خواہش ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی ویلاگ میں بتایا کہ عمران خان صاحب نے بڑی چھوٹ فراہم کر رکھی ہے. پہلے ہی پاور آف اٹارنی ڈیجیٹل کروا دی ہے, 5 سال تک کی ٹیکس کی ان کو چھوٹ دے دی ہے, اور بہت ساری چیزیں. انہوں نے کہا کہ پہلی بار ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف عالمی سطح پر مذمت کے بیانات ہم نے دیے ہیں. اقوام متحدہ میں ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. فضل الرحمان جو اسلام کی دکان لگا کر بیٹھا ہے, بتائیں کیا انہوں نے کبھی مغرب کے کسی چپڑاسی سے بھی اس حوالے سے مذمت کی ہے؟ ہم نے اسلاموفوبیا کو عالمی سطح پر اجاگر کیا. اسلاموفوبیا کو یہاں موجود پاکستانی نہیں جانتے, بلکہ اوورسیز پاکستانی اس مسئلے سے اچھی طرح آگاہ ہیں. دوسرا, عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ہیلتھ انشورنس کی پالیسی دی ہے. پہلی بار پاکستان میں ایک نظام تعلیم لے کر آئے ہیں, اور غریب جن چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ ہم کر رہے ہیں. اور چوروں کو, ڈاکوؤں کے ٹولے کو اس بات کا جو ہے وہ ڈر ہے کہ اگر ایسا ہی ہوا تو یہ دوبارہ ہم اقتدار میں آ جائیں گے. 50 سال سے ملک میں کوئی ڈیم نہیں بنا, اور اب 2025 سے 2028 تک محمد, داسو اور دیگر ڈیم بن جائیں گے, اور ملک کے اندر پانی کا مسئلہ بہت بڑے پیمانے پہ حل ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے کہیں. اتحادیوں کے ساتھ عمران خان صاحب کے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن ابھی ٹائم باقی ہے, بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. اپنی جماعت پہ انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے. کاف لیگ وزارت اعلیٰ کے چکر میں ادھر پاکستان تحریک انصاف سے بھی اپنا کام خراب کروا رہی ہے, اور ادھر مسلم لیگ نون بھی فی الحال گھاس نہیں ڈال رہی. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.